हाँ जी, तो कैसा हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का हिंदी का 2023 का पेपर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो आप लोग का 16 फरवरी को, जी हाँ मेरे दोस्त 2023 में 16 फरवरी को ये पेपर हुआ था, जिसका कोड है 801 DD। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो आप जानते हो कि पूरे यूपी में हर साल 7-7 सेट के पेपर आते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो इस पेपर से पहले, हिंदी के इस पेपर से पहले हमने DA, DB और DC इन 3 कोडों को सॉल्व कर लिया है। बाकी इस वीडियो में हम लोग ये DD वाला कोड सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप इन कोडों के वीडियो को नहीं देखे हो तो उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप अपने ऑफलाइन जो भी टीचर है, आपके बड़े भाई है, जो भी आपके भाई है या जो आपके पेपर दे चुके हैं 10th क्लास का, पूछ लेना। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, क्योंकि इससे सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। लगभग समझ जाओ कि 70% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि झूठा सच किस विधा की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। झूठा सच हर साल यह प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी विधा पूछ देता है, कभी कभी किसने लिखा है। तो देखो झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखा गया है, तो यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, झूठा सच के लेखक कौन है, तो वो है यशपाल, और यह उपन्यास विधा की रचना है। तो कभी कभी विधा पूछता है, कभी कभी लेखक का नाम पूछता है। चलो अगला है अनंत आकाश के रचनाकार है। भाई अनंत आकाश के रचनाकार सीधे सीधे याद रखना जयप्रकाश भारती। ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, और हमें 4 कथन दिया है। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, ये हमें बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक नहीं, आलोचना साहित्य के जनक नहीं माने जाते। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनी। जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी सही है। आप याद रखना, ये आप लोग का ऐसे भी पूछ देता है कि गेहूं और गुलाब के लेखक हैं और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि गेहूं और गुलाब की विधा है, तो निबंध विधा आप लोग याद रखना। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो ये तीसरा हुआ। इधर हम लोग आ जाते हैं। तीसरे के बाद आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। इधर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन प्रश्नों को थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ जूम। ठीक है, 1 मिनट। चलो आगे देखो, ये क्या है हम लोग का चौथा प्रश्न है कि ज़्यादा जूम हो गया क्या। चलो इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, हमें बताना है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। मथुरानाथ शुक्ल, ठीक है, लल्लू लाल, सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खां। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 4 के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मथुरानाथ शुक्ल। चलो अगला प्रश्न है कि सारंगधर रचनाकार है। ओके, सारंगधर रचनाकार हैं परमाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो या फिर बीसल देव रासो। ये देखो एक रचना है, इसके रचनाकार हमें पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तो यह जो प्रश्न संख्या 5 है, इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमीर रासो। सारंगधर के रचनाकार हमीर रासो हैं। चलो अगला 5वें के बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न है कि क्षयवाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। अब देखो क्षयवाद युग की हमें प्रवृत्तियां पूछ दी है, यानी एक तरह से विशेषता पूछ दिया। क्या है, कुंठा और निराशा के स्वर या फिर श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या रीति ग्रंथों का निर्माण। ठीक है, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 6 है। इसका आपका ये श्रृंगार और प्रेम वादना, ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 के लिए श्रृंगार और प्रेम वादना क्षयवाद की एक प्रमुख विशेषता है। चलो अगला 7वां प्रश्न देख लेते हैं। यह क्या है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। भाई प्रताप नारायण मिश्र ये तो शायद आपके भारतेंदु युग के हैं, ये हो नहीं सकते। ये श्याम सुंदर दास भी नहीं हो सकते। ये आपके ये वासुदेव शरण अग्रवाल होंगे, ये शुक्लोत्तर युग के लेखक में आ जाएंगे। ठीक है, 7वें का ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर।
चलो 8वें प्रश्न पे चलते हैं। साकेत किस युग की रचना है? भाई साकेत एक फेमस महाकाव्य है, ठीक है। किस युग की रचना है? तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या क्षयवादी युग, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग, ठीक है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध रचना है उनकी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 8वें के बाद 9वां। यह क्या कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? काफ़ी फेमस रचना है भारत दुर्दशा। जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर एकांकी? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का डी वाला, ठीक है। ये एकांकी, ठीक है। हालांकि हाँ एकांकी ही होगा, ठीक है। थोड़ा को मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा देख लेना, लेकिन ये एकांकी ही होगा। चलो अगला देखते हैं 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न। बिहारी किस युग के कवि है? हमें बिहारी बताना है कि ये किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल, रीतिकाल? रीतिकाल भाई, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि नाना वाहन नाना वैसा विषय शिव समाज ने देखा, ये कितनी बार करा चुका हूँ? इसमें आपका हाथ से रस है, रस हमें पूछ रहा है तो इसमें हाथ से रस हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न। यह क्या है यहाँ पे कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से, ये झांसी की रानी जो चैप्टर है ना उसी में का ये लाइन से झांसी की रानी वाला। उपयुक्त पंक्ति में हमें अलंकार पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष? सही ऑप्शन होगा उपमा अलंकार। अब क्यों है उपमा अलंकार, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अलंकार पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ आप लोग याद रखना इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। 13 है कि रोला किस प्रकार का छंद है? ठीक है, रोला किस प्रकार का छंद है? प्रश्न संख्या 13 है। तो भाई सब लोग जानते हैं रोला एक सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग, देखो उपसर्ग अब नहीं आएगा आप लोग के एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। सॉरी माफ करना, उपसर्ग नहीं हटाया गया है, प्रत्यय हटाया गया है। ठीक है, प्रत्यय आपका नहीं आएगा, उपसर्ग आएगा। ठीक है, चलो तो इसको देख लेते हैं। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ओके, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक, अब देखो नी, नीर या फिर ये नी या फिर ऐसे नीर। सही ऑप्शन इसका आपका प्रश्न संख्या 14 के लिए आपका ये डी वाला आपका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीर और प्लस जन मिलकर आपका क्या बनाएगा? निर्जन बनाएगा। चलो आगे देखते हैं। जो किसी शब्द के पहले लगा हो, उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। जैसे जन से पहले नीर लगकर और यहाँ पे इसका मतलब ये जब बनेगा शब्द तो निर्जन हो जाएगा, तो इसका अर्थ ही परिवर्तित कर दिया, तो यहाँ पे नीर हो जाएगा। ठीक, चलो काफ़ी लोग ये लगाएंगे नी, लेकिन अगर नी लगाते हो तो ये देखो उड़ंतुआ रहो और उसके बाद ये न बचता है तो इसका कुछ अर्थ नहीं हुआ। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, कुछ जो शब्द बचता है उसका अर्थ भी होना चाहिए। जैसे नीर प्लस जन करते हैं तो जन मीन्स जन लोग। ठीक है, तो इसलिए नीर इसमें उपसर्ग हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। धनुष का पर्यायवाची शब्द है। ओके, हमें धनुष का पर्यायवाची शब्द बताना है प्रश्न संख्या 15 के लिए। तो भाई कोदंड सब लोग जानते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। भलाई शब्द में प्रत्यय खत्म, ये आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए खत्म कर दिया गया, नहीं आएगा। ठीक है, षड दर्शन में कौन सा समास है? ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 17 में कि षड दर्शन में आपका कौन सा समास है। भाई देखो यहाँ यह संख्या बोधक है एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भाई ये देखो आपका शब्द रूप खत्म कर दिया गया है, ये संधि विच्छेद भी खत्म कर दिया गया है, बाकी ये धातु रूप जो है उसे भी खत्म कर दिया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। और यहाँ 3 आपके नए टॉपिक जोड़े गए हैं, वाक्य का स्वरूप, वाच्य परिवर्तन और एक अभी मुझे विकारी और अविकारी, ये 3 आपके विकारी और अविकारी शब्द, 3 नए आपके टॉपिक यहाँ पे जोड़े गए हैं। उन तीनों से यहाँ पे प्रश्न आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप याद रखना जो सर्वनाम शब्द रूप है ना, सर्वनाम शब्द जैसे तद और युष्मद, उनका यहाँ पे आ सकता है। बाकी ये जो शब्द रूप है, ये संधि है या फिर ये धातु रूप है, पट धातु, लिख धातु, हस्त धातु, इनसे रिलेटेड प्रश्न नहीं आएगा। ठीक, चलो तो ये रहे हम लोग के एक तरह से 20 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में मतलब आने वाले थे, रिलेवेंट थे, उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे के इधर जो प्रश्न हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इधर आपके 50 मार्क के सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं। चलो इन प्रश्नों को कर लेते हैं। यहाँ वर्णनात्मक प्रश्न जो 50 मार्क के होंगे, इसमें आप पहला प्रश्न जानते हो कि जो पहला प्रश्न रहेगा वो गद्यांश से संबंधित रहेगा, जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, दोनों गद्यांशों से रिलेटेड 3-3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा। यहाँ पे गद्यांश जो दिया है इससे रिलेटेड भी 3 ठे प्रश्न पूछा है, तो इन गद्यांशों को पढ़कर और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक,
जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखना है तो उससे पहले आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि यह किस चैप्टर से है आपके, ठीक है। तो देखो इसको आप पहले पढ़ो कि काशी के उत्तर में, ठीक है, इसको आप पहले पढ़ो। क्या ये पढ़कर आपको पता लगाना पड़ेगा, तभी तो आप इसका संदर्भ लिख पाओगे। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर था। हालांकि ये काफ़ी मतलब खतरनाक पूछ दिया गया था, ये जल्द लड़के पकड़ नहीं पाए थे 2023 के बोर्ड एग्जाम में। ये आपका जो ममता वाला, जी हाँ मेरे दोस्त, जो ममता वाला चैप्टर है ना, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है, उसी का ये गद्यांश है। ठीक, काफ़ी लोग इसको समझेंगे कि ये अजंता वाला, ठीक है, अजंता वाला जो चैप्टर है जिसको लिखा है भगवत स्वरूप उपाध्याय, उसका है, लेकिन उसका ये नहीं है, ये ममता का ये गद्यांश है। तो सिंपल इसका अब आप संदर्भ लिख लोगे भाई, तो संदर्भ भाई पता चल गया कि ममता का है, जिसको लिखा है, किसने लिखा है भाई, तो जयशंकर प्रसाद ने। तो लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, बाकी इसमें देखो ये रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक किया गया है। तो सेकंड पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर, और आप भाई इसकी अब व्याख्या आप खुद करना, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। बाकी इसकी व्याख्या जो है ना, मैं आपको एकदम डिटेल में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा इसका PDF सहित अच्छे से लिख रहा हूँ, सारा का सारा बना रहा हूँ। PDF के साथ साथ इसका एकदम अच्छे से मैं वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, जल्द इसका आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारी जो ऐप है ना, जो UPMSP, आप ऐप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। UPMSP स्टडी कर है, ये आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 1 दिसंबर को आपको मिल जाएगा हिंदी के सारे 7 सेट का, यानी 7 कोडों का, मैथ के 7 कोडों का, हर एक सब्जेक्ट के 7 कोडों का जो पेपर है उसका सलूशन हमारी इस ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। साथ में आपका PDF के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। PDF इसलिए रहेगा क्योंकि आप शॉर्ट में अच्छे से पढ़ सकोगे, ज़्यादा टाइम आपका नुकसान नहीं होगा। और वीडियो इसलिए रहेगा कि कहीं डाउट उत्पन्न हो रहा है तो आप जाकर वहाँ पे वीडियो देख लो। और साथ में आपका टेस्ट भी रहेगा, हर एक पेपर से रिलेटेड जो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, इसका मैं टेस्ट भी ऐड कर दूंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। हालांकि इसका कुछ प्राइस रहेगा, आई थिंक 299 रुपये, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। तो चलो, आप लेना हो तो आप ले लेना। तो ये आपका हो गया। अगला हम लोग इसको अथवा वाला जो है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये क्या है कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि झलकती पड़ती है। अब देखो यहाँ पे यह जो है ना, यह गद्यांश, यह आपके अजंता वाले चैप्टर से है, ठीक है। कहाँ से? यह अजंता। क्या है कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, यानी मतलब अजंता में जो बुद्ध की प्रतिमा है, उसकी यहाँ पे क्या जो लेखक है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो अजंता वाला आपका चैप्टर है ना, अजंता, जिसको लिखा है भगवत स्वरूप उपाध्याय ने, उस चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। तो अगर इसको आप करते हो तो इसका सिंपल आप इस गद्यांश का संदर्भ लिख देना, और इसमें जो यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश किया है भाई, इसकी आप व्याख्या कर देना, जिसका 2 मार्क और इसका 2 मार्क। और इसमें एक नॉर्मल ये प्रश्न पूछा गया, इसको पढ़ोगे तो आराम से इसका उत्तर दे सकते हो, तो इसका 2 मार्क, यानी इस प्रकार 6 मार्क मिल जाएगा। तो आप इस गद्यांश के 3 प्रश्नों को हल करो, या इस गद्यांश के 3 प्रश्नों का हल करो, दोनों में से कोई एक करना होगा, क्योंकि बीच में अथवा होता है। बाकी मैं दोनों को बता दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से कोई आ भी सकता है, ठीक। तो चलो अब आगे चलते हैं, ये गद्यांश को छोड़कर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका पद्यांश से संबंधित रहेगा, ठीक है। दूसरा यह प्रश्न रहेगा, ये दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें 2 पद्यांश दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है एक पद्यांश, और इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न पूछेगा, और अथवा कर यहाँ पे एक पद्यांश रहेगा, और इससे रिलेटेड 3 थे प्रश्न रहेगा। तो आपका मन, आप इस पद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, या इस पद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, आपका मन। बाकी चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके किस किस चैप्टर से ये पद्यांश हैं, ठीक है। जिसमें आप पहला पद्यांश आप लोग देख सकते हो, वह क्या है कि धूरी बढ़े अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे, भाई इतने से ही पहचान गए होगे आप, खेलत खात फिरे अगना पग पैजनी, बाजती फिरी कछोटी, यहाँ तक है। और इसी को रेखांकित अंश इतना किया है, इसकी भी व्याख्या करना है, क्योंकि यहाँ देखो प्रश्न पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना है, तो इसका अर्थ आपको जानना चाहिए। और बाकी उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यहाँ पे संदर्भ लिखना है इसका। तो संदर्भ के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भाई कि यह आपके किस चैप्टर से है, ठीक है। तो देखो ये रसखान जी द्वारा सवये नामक जो चैप्टर आपका है ना,
उससे यह लिया गया है। तो सिंपल इसका आप लिख दोगे संदर्भ क्या कि प्रस्तुत पद्यांश। अब इसमें पद्यांश शब्द यूज करोगे न कि गद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, अब यहाँ पे रचयिता लेखक नहीं बल्कि रचयिता शब्द यूज करोगे, जिसके रचयिता रसखान हैं, ऐसे लिख दोगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप ये करते रहना भाई। बाकी जैसा कि मैं बताया आपको डिटेल्ड में इसका अच्छे से PDF के साथ सॉल्यूशन प्लस वीडियो के साथ अच्छे से एकदम सॉल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। UPMSP स्टडी जो हमारी ऐप है, इस पे 1 दिसंबर को, जी हमें दोस्त 1 दिसंबर को। चलो आगे हम लोग चलते हैं अगला, और इसमें अथवा वाला जो है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है कि नहीं चाहिए बुद्ध की बैर, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, सॉरी नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजाशत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। अब इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि यह आपके किस चैप्टर से है, ठीक है। तो देखो आपका एक चैप्टर है जिसको काफ़ी लड़के मतलब ऐसे लाइटली लेते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। भारत माता का मंदिर, या भारत माता का मंदिर, यह आपके पद्य पाठ में ना एक चैप्टर है भारत माता का मंदिर, यह जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिसको किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, उसी का ये पद्यांश दिया हुआ है, ठीक। तो सिंपल इसका आप संदर्भ आप लोग लिख लोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारत माता का मंदिर यह नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या, ये रेखांकित अंश जो है इसकी व्याख्या करना है कि सब तीर्थों का एक तीर्थ, या यहाँ पे मतलब जो लेखक है ना भारत भूमि की या भारत का प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मतलब सब तीर्थों का यह एक मतलब उत्तम तीर्थ है, आओ हम अपने हृदय को पवित्र बना ले, और मतलब अजाशत्रु मतलब किसी से जिसका कोई दुश्मन ना हो, ठीक है, हम अजाशत्रु बन सबको अपना मित्र बना ले। तो इसका अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं ना कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों के माध्यम से जो कवि हैं कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, इसका जो अर्थ है अपने हिसाब से बना कर थोड़ा लिख दो, ठीक है। बाकी इसका डिटेल में जैसा कि मैं बताया सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारी ऐप पे। तो इसको छोड़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं। इधर हम लोग 1 मिनट इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। अगला प्रश्न, अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पे देखो आप लोग का अगला प्रश्न जो रहेगा एक तरह से 23वां या किसी में आपका 3rd लिखा है, 3rd, ठीक है, क्योंकि ये 20 ऑब्जेक्टिव के बाद 21, 22, 23 ऐसे लिख रहा है, और वर्णनात्मक प्रश्न का ये 3रा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, हिंदी के पीछे आप जानते हो कि संस्कृत का भी पाठ है, तो उन्हीं में से आपका गद्यांश दिया रहेगा। जैसे ये 2 गद्यांश है, देखो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे है एक और अथवा कर यहाँ पे है, तो दोनों में से किसी एक का, ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे अहम अस्य प्रहेलिकाया उत्तरम न जनामि, यहीं से समझ गए आप कि यह किस चैप्टर से है भाई, पहेलिका की बात आ गई। तो यह पहेली किसमें भाई, प्रबुद्धो ग्रामीण जो आपका चैप्टर है उसका यह आपका ये सारा का सारा ये लाइंस दिया हुआ है। तो सिंपल इसका आप संदर्भ लिख दोगे, इसमें लेखक का नाम या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, ऐसे लिख दोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से ली गई है, या नामक पाठ से उद्धृत है, ऐसे भी लिख सकते हो। और भाई इसका हिंदी अनुवाद जो भी इसका अर्थ हो, भाई इसका हिंदी अनुवाद आप कर देना, तो 2 मार्क संदर्भ का, 3 मार्क हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। बाकी इसको नहीं करना चाहते हो तो अथवा वाला जो ये है इसको भी कर सकते हो। इसमें क्या है कि भारतीय संस्कृति ही तू सर्वेशाम, अब देखो ये मतलब भारतीय संस्कृति, यहीं पे संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात आ गई, तो आप जानते हो कि आपके उसी में एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति, जी हमें दोस्त उसी से यह लिया गया है। तो सिंपल इसका भी आप आसानी से संदर्भ लिख सकते हो, और हिंदी अनुवाद आप पढ़े हो तो आसानी से कर सकते हो, तो इसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं करना है, आप ये वाला करो, ऊपर वाला करो, यही है आपका मन, ठीक। चलो तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न जो होगा, ठीक है, उसमें आपके 2 आप जानते हो कि आपका जैसे संस्कृत में ना जो भी चैप्टर से हैं उनके बीच बीच में श्लोक भी हैं। जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है तो उसके बीच में श्लोक है, ये जैसे मरणम मंगलम वाराणसी का ही है, ठीक है, तो बीच में श्लोक ही है। जो भी चैप्टर है उनके बीच बीच में श्लोक है, तो श्लोकों को एक तरह से पद्यांश कहा जाता है, पद्यांश बोला गया है, ठीक। तो यहाँ पे 2 आपके पद्यांश रहेंगे, यानी 2 श्लोक रहेंगे, उनमें से किसी एक श्लोक का आपको
क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में हिंदी अनुवाद करना होगा। तो जैसे ये वाराणसी वाले से है आपका, ये पहला वाला जो है आपका वाराणसी वाले से कि मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपिन यत्र कौशयम शाकासी केन मीयते। ठीक है, तो अब इसका आप संदर्भ लिखना तो मैंने आपको बता दिया भाई, वाराणसी वाले चैप्टर से तो आसानी से संदर्भ लिख लोगे। अब इसका हिंदी अनुवाद करना है तो भाई सिंपल, भाई मरणम मंगलम यत्र विभूषण मतलब जहाँ कह सकते हैं कि मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ की भस्म भी आभूषण के समान है। कौपिन यत्र कौशयम शाकासी केन मीयते, यानी जहाँ की जो लंगोटी है वो भी रेशमी है, उस काशी की मतलब प्रशंसा ही क्या किया जाए, या उस काशी की हम माप कैसे करें, एक तरह से ये इसका अर्थ है, तो आप कर लोगे। बाकी ये अथवा में कर एक यहाँ भी है, माता गुरुतरा भूमे खाद पित्तोचस अस्था। अब देखो यह जो है ना, यह जो है यह आपका जीवन सूत्राणी जो चैप्टर है उससे है, जीवन सूत्राणी नामक जो चैप्टर है उससे यह है, तो आप कर लेना इसका संदर्भ या जो भी हिंदी अनुवाद हो पढ़ लेना, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं। अगला यह प्रश्न आपका खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा। तो भाई खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य आता है, वो खंडकाव्य आप पढ़ लेना। ठीक है, अब इधर हम लोग आ जाते हैं आगे के प्रश्न पे। अब देखो 26 जो प्रश्न रहेगा वो आपका उसमें क और ख दो प्रश्न रहेंगे। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय और ख में कवियों का जीवन परिचय। तीन थे ऑप्शन में दिया रहेगा, उनमें से किसी एक का चुनकर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। जैसे इन तीनों में से किसी एक का, मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने लिख दिया, ठीक है, तो उनका जीवन परिचय आप लिख दिए और उनकी अंत में एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होता है, तो इस प्रकार आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और कभी इनमें से मान लो आप ये मान लो महादेवी वर्मा का आप चूज कर लिए, तो महादेवी वर्मा का लिख दिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिख दिए, इस प्रकार आपको यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो 5 मार्क लेखकों का और 5 मार्क कवियों के जीवन परिचय का आपको मिलेगा। तो आप याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का, 3 लोगों का याद कर लेना। गद्य में फंस जाएगा आपके एग्जाम में, और पद्य में आप सूरदास का, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, इन 3 लोगों का तो याद ही कर लेना, एक किसी और का याद कर लेना, कम से कम 4 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका एक श्लोक लेखन से संबंधित प्रश्न रहेगा, और ऐसा प्रश्न मतलब रहेगा जो आपके यहाँ बोलेगा कि जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे यहाँ पे 2 श्लोक थे ना यहाँ पे, तो इनको नहीं लिखना है, कोई और सा श्लोक लिखना है। तो कम से कम आप 3-4 थे आसान श्लोक याद कर लेना और यहाँ पे आप लिख देना। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आपका सेम ऐसे ही 4 प्रश्न रहेगा और 4 में से किसी 2 का उत्तर देना होगा, और नए पैटर्न के अनुसार 2 प्रश्नों का मतलब उत्तर देने का 1+1 यानी एक प्रश्न का 1 मार्क, तो 2 प्रश्नों का 2 मार्क आपको दिया जाएगा। हालांकि पिछले साल 2 प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क यानी 4 मार्क दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, 1+1 यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क, तो 2 प्रश्न का आपको 2 मार्क मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से 2 मार्क निकाल दिया गया, और यह जो निबंध है यहाँ 9 मार्क में पूछा करता था, अब इस बार 7 मार्क में पूछेगा, तो यहाँ से 2 मार्क निकाल कर यहाँ एक नया प्रश्न ऐड किया गया है, पत्र लेखन, जो 4 मार्क का होगा। ठीक, तो यहाँ से 2 मार्क, यहाँ से 2 मार्क निकाल कर 4 मार्क का एक नया प्रश्न ऐड किया गया है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलो, तो ये रहा पूरा का पूरा। बाकी इसका आप देख लेना। दारा सिको वाराणसी आगत्य किम करो, तो भाई दारा सिको जो था वो वाराणसी आकर भाई क्या किया। ठीक है, तो सिंपल है भाई, इसका आंसर आप लिख दो जो भी है कि दारा सिको वाराणसी आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत। ठीक है, गीता यह का संदेश है, गीता का क्या संदेश है भाई, तो भाई आप मतलब फल की चिंता मत करो, अपना मतलब जो कर्म है उसको करते रहो, तो निष्काम कर्म करणम एवे गीता यह संदेश अस्ति। ठीक है, बाकी 2 का उत्तर हो गया, आप मतलब 4 में से किन्हीं 2 का ही लिखना होगा, तो आप लिख देना, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये पूरा का पूरा जो पेपर था 8 से 1 DD इसका सलूशन कर लिया इस वीडियो में, जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया आपका DA, DB और DC को हमने सॉल्व कर लिया, और इस वीडियो में हमने DD यानी 4 पेपर सेटों को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छे से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छे से इसको सॉल्व करने में 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि एक संदर्भ व्याख्या को अच्छे से डिटेल में बताना, तो मैं आपको बताया कि हमारी जो ऐप है उस पर आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग DD के बाद DE वाला कोड सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद DF और DG, ये हम लोग का और 3 कोड बचता है, तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये जो कोड का मैंने पहले सॉल्व करा रखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लेना। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।